सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ अंडरवर्ल्ड की एक नई कहानी, नया किस्सा लेके। आज हम बात करेंगे मुंबई पुलिस के उस एनकाउंटर की जिसमें उन्होंने अरुण गवली गैंग के दो धुरंधर शार्प शूटर्स को एनकाउंटर का नाम दे के मार गिराया। कल वो पूरा किस्सा आपने सुना। आज मैं आपको सुनाऊंगा वो कहानी के एनकाउंटर असल में किस तरह से किए जाते हैं, एनकाउंटर के पीछे की कहानी और एनकाउंटर होने के बाद की कहानी जो आपने नहीं सुनी होगी। ये कहानी वो है जो घाटकोपर में राजावाड़ी हॉस्पिटल के पास ये हादसा गुजरता है। और इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं जो आपको पूरे एनकाउंटर का किस्सा सुना रहा हूँ वो सब उस रिकॉर्ड का हिस्सा है जो एक रेट पटिशन सदा मामा की बहन ने हौसा बाई ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल की थी और ये इल्ज़ाम लाया था कि उसके भाई का फेक एनकाउंटर किया गया है। और वो उसमें उसने 4 विटनेस लिए थे। विटनेस नंबर 1 वो खुद थी। विटनेस नंबर 2 जो था वो सदा मामा का भाई आनंद था। विटनेस नंबर 3 आनंद की वाइफ थी अनीता जो साथ में थी उस गाड़ी में। और चौथा विटनेस था बलदेव सिंह पनेसर जो गाड़ी चला रहा था। तो ये 4 विटनेस ने हाई कोर्ट में रिट की 26 सितंबर 1997 के उस एनकाउंटर के खिलाफ जो सो कॉल्ड एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सलास्कर ने, इंस्पेक्टर मैकर ने और उसके साथ जो एक किलर मशीन थी पुलिस की जिसमें गिने चुने 3-4 लोग थे, जिनमें एक हेड कांस्टेबल अरुण यादव भी था, जिन लोगों ने गोलियों से डिफरेंट एनकाउंटर किए। मुंबई में 80 के ज़्यादा एनकाउंटर विजय सलास्कर के नाम पे लिखे गए और उनमें से काफ़ी एनकाउंटर विजय सलास्कर की गैर हाजिरी में अरुण यादव ने भी किए। अरुण यादव वही इंसान है जो, अगर आपको याद हो तो, जब 26/11 के अटैक में मुंबई में 2008 में जो अजमल कसाब और उसके साथी मुंबई पे हमला करते हैं, उसमें जिस अटैक में धोबी तलाव एरिया में 3 बड़े ऑफिसर मारे जाते हैं क्वालिस जीप में, जिनमें विजय सलास्कर एक होता है, उसके साथ अशोक कामटे और मुंबई पुलिस के जाने माने बहुत इज्जतदार असर रसूख वाले एडिशनल डीजी रैंक के ऑफिसर जो थे हेमंत करकरे, ये तीनों आदमी उस जीप में मारे जाते हैं और साथ में जितने और कांस्टेबल होते हैं वो मारे जाते हैं। और जो पीछे का एरिया था जीप का, क्वालिस का, आगे वाली सीट में जो तीनों बैठे थे, जो पीछे वाला एरिया था उसमें जो 6-7 कांस्टेबल थे वो सब मर जाते हैं। लेकिन वो लाशों के नीचे एक हौलदार बचा पाया जाता है, उसका नाम भी अरुण यादव था। तो ये वही अरुण यादव बहुत सारे एनकाउंटर्स में विजय सलास्कर का हिटमैन था। जैसे अंडरवर्ल्ड के हिटमैन होते हैं उसी तरह पुलिस वालों ने भी हिटमैन रखे होते हैं। खुद भी गोलियां चलाते हैं लेकिन साथ में एक एक्सपर्ट हिटमैन रखा जाता है जो पुलिस में नहीं होना चाहिए। हिटमैन यूनिफॉर्म में नहीं होने चाहिए, उनका काम नहीं है। कानून ये नहीं कहता कि आप किसी को गोली से मार के ख़त्म कर दो, अनलेस कि बहुत एक्सट्रीम हालत हो, जहाँ पे कोई देश की सुरक्षा का सवाल हो या आपका पर्सनल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा खतरे में हो, तब कहीं जाके किसी इंसान को मारने का जो हक है वो यूनिफॉर्म को मिलता है। अदरवाइज यूनिफॉर्म फोर्स जो है वो एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। उनका बेसिक काम जो है वो ऐसे लोगों को, क्रिमिनल्स को पकड़ के कानून के हवाले करना, और ये कानून का काम है कि उनको क्या सज़ा देनी है, 10 साल की, 20 साल की कैद या उम्र कैद या फांसी। तो ये काम जो जुडिशरी का काम सज़ा देने का जो पुलिस वाले जब अपने हाथ में लेते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। तो ये बेसिकली एक रॉन्ग कंसेप्ट है, नहीं होना चाहिए। खैर,
हमारे और आपके हाथ में कुछ नहीं, बड़े लोग हैं, चलाते हैं, सब चलता है। 26 सितंबर 1997 एक वाइट कलर की फिएट कार जिसका नंबर 1778 होता है, उस कार में 6 आदमी सवार थे, जैसे मैंने कल आपको बताया। ये 4 रिश्तेदार और इनके अलावा 2 लोग, सदा मामा और विजय टांडल, जिन्होंने अपना नाम अजय और भास्कर बलदेव को बताने के लिए रखा था। जहाँ ये कह के रास्ते में कहीं चेकिंग वगैरह हो तो वहाँ पे ये नाम बताया जाएगा। और ये भी हो सकता है कि उनके पास कोई सदा मामा ने और विजय टांडल ने एक कोई डिफरेंट आइडेंटिटी बना के रखी हो, जैसे आधार कार्ड हो या कोई ड्राइविंग लाइसेंस हो या कोई इनकम टैक्स का कार्ड हो। इस किस्म का कोई, इस नाम का कोई आइडेंटिटी शायद उनके पास होगी, क्योंकि लंबा सफ़र जब करने आप जाते हो तो रास्ते में चेकिंग भी होती है, कि नाकाबंदी भी होती है, जो कुछ हो जाए, या आपको होटल में रुकना है कहीं, या किसी गेस्ट हाउस में रुकना है, किसी लॉज में रुकना है, तो आपको आइडेंटिटी देनी पड़ती है। उसके लिए शायद उन्होंने कुछ इस नाम की आइडेंटिटी बना के रखी होगी, अजय और भास्कर के नाम से। खैर, अब देखिए, ये एनकाउंटर में कुछ ऐसी बातें हैं जो इन चारों विटनेसेस ने, कंप्लेनेंट्स ने हाई कोर्ट में रखी। अब सदा मामा कहते हैं कि इस टूर पे, या इस जो एक मंदिर में एक जो हाजी, जो शिरडी के साईं बाबा का जो दरबार है, उसको मंदिर कहो या कुछ और कहो, वहाँ पे जाने के लिए उनका प्रोग्राम था। मुझे ये कल वाली वीडियो बनाने के बाद, एपिसोड के बाद, बहुत से लोगों के फ़ोन आए, जिनमें कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर भी थे, और उनसे बातचीत पे इस बात का अंदाज़ा लगा कि शायद सदा मामा, सदा पावले और विजय टांडल ये जुर्म की दुनिया छोड़ के एक नई ज़िंदगी शुरू करने के चक्कर में थे। वो उनके घर में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। सदा मामा की वाइफ, उसके बच्चे, उसकी बहन, उसका भाई, ये सब लोग उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि आप ये सब कुछ छोड़ के आप हाज़िर हो जाइए, जो कानून में सज़ा होगी देखी जाएगी। उसके पहले अरुण गवली गैंग में ही एक एग्ज़ाम्पल है, एक जो सुनील घाटे, जो एक ज़माने में अरुण गवली का नंबर 2 हुआ करता था। उसका पैसे का सब लेना देना और बड़े बड़ी डीलिंग्स करनी, सेटलमेंट करनी, वो सब सुनील घाटे किया करता था। लेकिन एक टाइम पे उसको लगा कि अनफ इज़ अनफ, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए, तो उसने कोर्ट में एप्लीकेशन दे के अपने आप को सरेंडर करने की पेशकश की, और कोर्ट से ये परमिशन ले लिया, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि इस आदमी को सरेंडर किया जाए, और इसका तब तक के लिए एनकाउंटर वगैरह या कुछ इसकी जान को खतरा नहीं होना चाहिए। तो वो आदमी कोर्ट में पेश होके उसने केस भुगते, उम्र कैद पूरी काटी, जो उस ज़माने में थी 14-15 साल की, जो भी हुई थी। उसके बाद अभी हाल में ही रिलीज़ होके वो जेल से, सब केस ख़त्म हो गए। कोई 14-15 साल जेल में निकाले उसने, पूना जेल में, दूसरी जेलों में, और वहाँ से पूरी सज़ा काट के अपने गुनाहों का पश्चाताप करके भुगत के अब वो आदमी पूना के नज़दीक एक तलेगांव करके जगह है, बॉम्बे पूना के बीच में, खरडाला लोखड़वाला के आगे जब हम पूना की तरफ जाते हैं पुराने रास्ते से, अभी तो मेन हाईवे बन गया, एक्सप्रेस वे, जो ओल्ड पूना रोड है, उस पर तलेगांव के पास उसने एक पेट्रोल पंप लिया हाईवे पे, और उसके साथ एक छोटा सा रिजॉर्ट बनाया है पीछे, और अपनी एक नई ज़िंदगी, डिफरेंट किस्म की ज़िंदगी वो व्यतीत कर रहा है। ये तलेगांव वही जगह है जिसके नज़दीक ईगल फ्लास्क की बहुत बड़ी कंपनी है, जो फ्लास्क हम घरों में चाय गर्म करने के लिए रखते हैं। ईगल बहुत बड़ा ब्रांड नेम है, तो उनकी फैक्ट्री की वजह से तलेगांव काफ़ी मशहूर है। और तलेगांव के नज़दीक ही एक टोनी का ढाबा है, जो मैंने काफ़ी बार जिक्र किया, जहाँ पे पूना से जेल से बम्बई में लाने वाले क्रिमिनल, 90% क्रिमिनल जो हैं वहाँ पे खाने पीने के लिए, नाश्ते के लिए रुकते हैं, इंक्लूडिंग भाई ठाकर को उसी ढाबे में मैं 2 बार मिला। तो खैर, तो वो तलेगांव में सुनील घाटे
अभी अपनी आखिरी ज़िंदगी बसर कर रहा है। अंदर खाते उसकी अरुण गवली से क्या सांठ-गांठ है या क्या नहीं है पता नहीं, लेकिन उसने अपना एक तरफ दगड़ी चाल से काफ़ी दूर वो बाहर जाके बैठ गया। तो इसी किस्म का प्रेशर सदा पावले और तानिया कोहली के ऊपर भी था, इनकी फैमिलीज़ का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का। बच्चे बड़े हो रहे थे, लड़कियां थी, बेटा था, उनकी शादी करनी थी। तो जब आदमी के ऊपर कोई फैमिली की जिम्मेदारी बनती हैं तो वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता बदलने की कोशिश करता है। ये बैकग्राउंड मैंने आपको इसलिए बताई कि ये मुझे अंदर से खबर मिली कि वो जो शिरडी का विज़िट था उसमें सदा मामा और तानिया कोहली शिरडी जाके आगे से कोई गुनाह नहीं करने की कसम खाने जा रहे थे और किसी एक बड़े पुलिस ऑफिसर से उन्होंने बात भी कर रखी थी कि वापस आके वहाँ से साईं बाबा का आशीर्वाद लेके हम वापस आके कोर्ट में हाज़िर होके सरेंडर करेंगे और ये जुर्म की दुनिया छोड़ेंगे। लेकिन ये बात कई तरह से लीक हुई और वो शक की सुई कि लीक कहाँ से हुई वो दगड़ी चाल पे जाती है। इसका कोई सबूत तो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन अंदर के लोगों का कहना है कि अरुण गवली इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था। वो बहुत नाराज़ था कि ये लोग जब मैं जेल में हूँ, उम्र कैद काट रहा हूँ, जब संदेकर की मर्डर केस में उम्र कैद जो उसको मरने तक काटनी पड़ेगी, जो उसका जो है वो 14 साल वाली नहीं है, 20 साल वाली के जल्दी ख़त्म करके वापस आ जाओ, मरने तक उसको जेल में रहना पड़ेगा। तो वो ही वॉज क्वाइट अपसेट। ये लोगों अंदर के लोगों का कहना है और वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था। उसके दो बचे हुए बड़े शार्प शूटर जो है वो किसी तरह उसका गैंग छोड़ के हाजिर हो जाए और उसके गैंग की जो बची खुची शाख है वो भी ख़त्म हो जाए। और दूसरा अरुण गवली को अंदर से डर ये भी था कि जब ये लोग हाजिर होंगे, इनकी इंटरोगेशन होगी, बहुत सारे केस खुलेंगे, उनमें मेरी और इन्वॉल्वमेंट निकलेगी और हो सकता है कि मुझे जो किसी न किसी केस में कोई और सख्त सज़ा मिल जाए। अभी तो एक केस में है, उसमें कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका जेल में गुड कंडक्ट है, कुछ है, तो आपको लंबे समय की पैरोल, फरलो, छुट्टियां मिल जाती हैं, जो अरुण गवली हमेशा फ़ायदा उठाता रहा है छुट्टियां लेके घर आने का, दगड़ी चाल में आने का। अभी भी 1 महीना वो लगा के गया है फरलो पे। तो उसको ये लगता था कि अगर कहीं ये दोनों शख्स पुलिस के सामने, कोर्ट के सामने हाज़िर हो जाते हैं तो मेरी आगे नुकसान और हो सकता है। तो वो लीकेज जो थी कि ये दोनों लोग शिरडी जा रहे हैं, कौन सी गाड़ी में जा रहे हैं, कौन कौन जा रहा है, ये लीकेज जो थी वो शायद कहीं दगड़ी चाल से निकल के सलास्कर तक पहुंचाई गई। और लोगों का ये भी कहना है कि उसके पहले अरुण गवली की वाइफ ने भी एक एप्लीकेशन दिया था, चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी भी लिखी थी आशा गवली ने, कि उसको विजय सलास्कर से अरुण गवली को जान का खतरा है। तो अंदर से कहीं कोई सांठ-गांठ दोनों में हुई कि आप मेरी जान बख्शिए, ये लोग सारा काम करते हैं, इनको मारना है तो मार दीजिए। इस किस्म की बातें भी बम्बई के मीडिया में, प्रेस में, अंडरवर्ल्ड सर्कल में चलती रही। लेकिन हकीकत क्या थी वो मरने वाला जानता था, जो बता नहीं सका। लेकिन इस सब के चलते हुए वो दिन आता है जब ये अपनी फैमिली के साथ, भाई के साथ, भाई की बीवी, अपनी बहन के साथ एक फिएट गाड़ी में सफ़ेद कलर की, उसकी कल मुझे उसके किसी दोस्त ने वो मुझे एक तस्वीर भेजी है जिसमें वो गाड़ी भी है और उसके बाहर सदा मामा अपने दोस्तों के साथ खड़ा है गाड़ी के साथ। वो तस्वीर मैं इस वीडियो के साथ आज लगा रहा हूँ, आप देख सकते हो। एक दूसरी तस्वीर दोनों की कल के वीडियो में जो मैं नहीं दिखा सका था आपको, वो भी कल वीडियो रिलीज़ होने के बाद मेरे पास आई, किसी ने देख के फ़ोटो भेजी। उसमें सदा मामा और विजय टांडेल दोनों साथ में खड़े हैं, एक छोटे कद का, एक लंबे कद का। जो हाइट वाला ज़्यादा आदमी है, दाढ़ी वाला, बड़े बड़े बाल वाला, वो विजय टांडेल है। दूसरा जो 5 फुट 5 इंच का आदमी, कबड्डी प्लेयर, हट्टा कट्टा आदमी, वो सदा मामा है। तो ये तस्वीरें कुछ मुझे
एक तीसरी तस्वीर भी है जिसमें अरुण गावली और सदा मामा दगड़ी चाल के बाहर बेंच पे एक खिड़की के साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें मैं आपको आज की इस वीडियो के साथ दिखा रहा हूँ। तो वापस चलते हैं राजाबाड़ी हॉस्पिटल और महात्मा गांधी रोड के जंक्शन पे सिग्नल पे जहाँ पे ये हादसा होता है। तो बलदेव सिंह गाड़ी चला रहा होता है, उसके साथ आनंद बैठा है, उसके साथ उसकी बीवी आगे वाली सीट पे और सदा मामा, तानिया कोली और इनकी बहन औसा भाई पीछे वाली सीट पे बैठे हैं। तो जैसे ही गाड़ी को, अब देखिए कि अगर एक आदमी वो छोटा क्रिमिनल हो या बड़ा हो, अगर उसको एनकाउंटर ही करना था या उसने कोई हथियार चलाने की इच्छा होती और उसके पास हथियार होते, तो ये बहुत इम्प्रोबेबल लगता है। ये बात समझ में नहीं आती कि जब विजय सलास्कर सामने से अपने आदमियों के साथ 2 गाड़ियों से, मारुति गाड़ियों से उतर के इनको गाड़ी से बाहर आने की बात करते हैं कि बाहर निकलिए गाड़ी से, तो आपको नहीं लगता कि जो सदा मामा जैसा आदमी या विजय टांडल जैसा आदमी जो गोली चलाने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचते थे, वो आदमी अगर उनके पास AK-47 होती या दूसरे हथियार होते तो वो पहले गोली नहीं चलाते? अपनी जान बचाने के लिए आदमी तो भगवान को मार देता है, ये कहावत है पुरानी गाँव में। और ये आदमी अगर हथियार होते तो उन्होंने अटैक नहीं किया। हाँ, अब ये हो सकता है कि क्योंकि इनके साथ फैमिली मेम्बर थे, वो नहीं चाहते होंगे अगर हम गोली चलाएं तो फैमिली मेम्बर्स हमारे मारे जाएंगे, जिसमें 2 औरतें हैं, एक बहन है, एक भाभी है, और भाई मारा जाएगा, आगे बैठा है। एक ड्राइवर जिसका कसूर नहीं है, सरदार जी, वो मारा जाएगा। तो ये बातें भी सोची होंगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर पुलिस ने एनकाउंटर करना होता, अगर जेन्युइन एनकाउंटर होता, इन्होंने गोली चलाई होती, जवाब में पुलिस गोली चलाती, तो उस गोली में आगे वाली सीट पे सबसे आगे ड्राइवर भाई और वो लोग बैठे, उनको गोली लगती, वो मरते। शायद इसलिए पुलिस ने गोली नहीं चलाई। लेफ्ट साइड से गोली चलाते पीछे वाले सीट पे तो सदा मामा की बहन को गोली लगती, शायद इसलिए गोली नहीं चलाई। मैं ये बातें सब इसलिए कर रहा हूँ कि एनकाउंटर सही था कि नहीं था, उसका जजमेंट तो कोर्ट ने दे दिया, लेकिन कोर्ट कचहरी में क्या होता है आपको मालूम है। वकीलों की दलीलों की बात होती है, सच्चाई कहीं मर जाती है। तो ड्राइवर जो बलदेव सिंह है, उसका हाई कोर्ट में बयान था कि जब हमारी गाड़ी रोकने को कहा गया तो मुझे कहा गया कि गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी, चलानी नहीं, गाड़ी तुम यही रोकना, भगाने की कोशिश, जब भगाने की कोशिश मत करना। उसके बाद सलास्कर ने पीछे वाली दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला क्योंकि अंदर से लॉक किया हुआ था। उसी तरह पीछे वाला दूसरा दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, वो नहीं खुला क्योंकि वो भी अंदर से लॉक था। तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद इन लोगों ने दरवाज़ा खोला, बाहर आए। बाहर आने के बाद ये तीनों जो विटनेस हैं, 2 लेडीज़ और 2 आदमी, इन्होंने अपने बयान में हाई कोर्ट में कहा है कि बाहर निकलने के बाद विजय सलास्कर ने अपना जब निशाना खींचा तानिया कोली की तरफ पहले, तो जो बहन थी सदा पावले की, उसने अपने भाई को अपने गलबकड़ी में लिया, उसको बचाने के लिए। उसके आगे हो गई पुलिस और गोलियों के बीच में, और पुलिस वालों को हाथ जोड़ के मिन्नत करती रही कि मेरे भाई को मत मारिए, इसने कुछ नहीं किया है, जो अगर करना है तो इसको पकड़ के ले जाओ, इस पर केस चलाओ, लेकिन गोली मत मारो। इसका मतलब ये लगता है कि इनके पास हथियार नहीं थे भी तो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए। अगर पुलिस का वर्शन माने कि इनके पास AK-47 थी, अगर थी भी तो उन्होंने चलाई नहीं, तो अगर उस पर बंदूक होती तो गोलियां चलाते। उसकी बहन को अपने भाई की ज़िंदगी की भीख मांगनी नहीं पड़ती थी इतनी देर में, क्योंकि उसको वो जो विटनेस हैं उन्होंने ये भी कहा कि 2 कांस्टेबल्स ने, 2 पुलिस वालों ने दोनों को हाथ पकड़ के औसा बाई का और सदा पावले का, इनको अलग करने की कोशिश की,
लेकिन फिर भी वो उस बहन ने अपने भाई का हाथ नहीं छोड़ा और प्लीड करते रही कि मेरे भाई को मत मारिए। और ये इतना ड्रामा रोड के ऊपर जहाँ पे 300-400 का हजूम देख रहा है, ये 300-400 का नंबर भी उस हाई कोर्ट की पिटीशन में कोट किया गया है। तो ये इतना 15 मिनट तक वहाँ पे ये प्लीडिंग होती रही, पुलिस वाले देखते रहे और ये बहन ने अपने भाई को निशाना नहीं होने दिया। तभी अचानक पुलिस वाले आपस में कुछ बात करते हैं। उसके बाद दूसरी गाड़ी से 2 आदमी उतर के आते हैं और वो गोलाबारी शुरू होती है, फायरिंग शुरू होती है, जिसमें बिल्कुल 3-4 फुट की दूरी से, ये बात भी हाई कोर्ट की पिटीशन में कही गई है कि हार्डली 3-4 फुट की दूरी से पहली गोली तानिया कोली को मारी जाती है, वह उसकी छाती पे, और जब वो गिरता है नीचे तो उसके बाद एक हेड कांस्टेबल ने 3 गोलियां उसके फोरहेड पे, माथे पे, नीचे गिरे हुए को मारी है। ये किस किस्म का एनकाउंटर है जो समझ में नहीं आता। और उसके बाद ज़बरदस्ती हौसा भाई को खींच के उसके भाई से अलग किया और सादा मामा को गोलियां मारी गई और उसको ढेर किया गया। और ये दोनों के मरने के गवाह 4 लोग हैं। उन्होंने वो जो केस चला हाई कोर्ट में लंबा चौड़ा, उसमें हाई कोर्ट ने काफ़ी बातें देखी, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस का ये कहना था, जो मैकर जो सब इंस्पेक्टर था, बहुत सारे एनकाउंटर उसने विजय सलास्कर के साथ मिलके किए। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस था ऑफिसर्स का। वो बाद में कहीं लंबा चौड़ा किस्सा है, आपको सुनाऊंगा कि एनकाउंटर करने से ऑफिसर्स को क्या फ़ायदा होता है। बिना फ़ायदे के कोई आदमी को काम नहीं करता। एक सब इंस्पेक्टर 2-3 साल में एनकाउंटर करते करते करोड़ोंपति कैसे हो जाता है, करोड़ों की प्रॉपर्टी कैसे बन जाती है, वो बेनामी प्रॉपर्टी कैसे खरीदी जाती है, पॉलिटिशियन उनसे कैसे काम करवाते हैं, दूसरे गैंग वाले पैसे देके अपने ओपोनेंट को कैसे मरवाते हैं। ये एक लंबा चौड़ा किस्सा है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का, जो एक ना एक दिन सामने आएगा। कोशिश करेंगे जल्दी सबूतों के साथ आपके साथ कॉमन करने की। खैर, तो इन लोगों को वहाँ से मार के पुलिस वाले इतने में, जब इनका कहना है, पुलिस का वर्शन मैकर का, कि उस दिन सुबह मुझे विजय सलास्कर का फ़ोन आता है मेरे ऑफिस में कि आप 2 प्राइवेट मारुति गाड़ियों का इंतज़ाम कीजिए, हमें एक ऑपरेशन के लिए कहीं जाना है। तो 2 प्राइवेट मारुति गाड़ियाँ, पुलिस व्हीकल नहीं। अगर पुलिस वाले कहीं जाते हैं तो अपना व्हीकल लेकर जाना चाहिए। प्राइवेट व्हीकल अरेंज किए गए 2। वो 2 गाड़ियों में पुलिस वाले वहाँ से चलते हैं गाड़ियाँ लेके, और घाट के ऊपर वो MG मार्ग और राजावाड़ी मार्ग पे रोक के 2 गाड़ियों में से अटैक करते हैं। और मैकर का बयान ये था कोर्ट में कि जब हमने गाड़ी को इनको सरेंडर करने को कहा तो इन्होंने सरेंडर करने की बजाय पुलिस पे गोली चलाई, जिसमें 3 पुलिस वाले इंजर्ड हुए। और इंजरीज ये हैं कि एक पुलिस वाले के हाथ में गोली लगी, एक पुलिस वाले के कंधे में गोली लगी, और एक पुलिस वाले के कहीं और, जो नॉन फैटल इंजरीज। और किसी को भी पुलिस को एडमिट नहीं होना पड़ा, ऐसी इंजरी नहीं थी। घाटकोपर में पुलिस राजावाड़ी हॉस्पिटल में पट्टियाँ वट्टियाँ करके छोड़ दिया गया। एक ऑफिसर बाद में राजावाड़ी से जाके वहाँ से 20 किलोमीटर दूर पुलिस हॉस्पिटल जो है नागपाड़ा में, वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट लेता है। वो रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि पुलिस हॉस्पिटल है, जो पुलिस के डॉक्टर को कहोगे आप अरेंज करके इंजरी बता देगा, उसके सर्टिफिकेट बना देगा। वो एक और नेक्सस है कि हर जो एनकाउंटर है वो हॉस्पिटल के नज़दीक ही क्यों होता है। 90% पुलिस के एनकाउंटर जो हुए हैं, इन 3-4 बड़े लोगों ने जो किए हैं, वो ज़्यादातर हॉस्पिटल के नज़दीक होते हैं। इसलिए नहीं होते कि जिस आदमी को मारना है वो आदमी को इंजर्ड होगा तो उसको बचाने की कोशिश करेंगे हॉस्पिटल ले जाने की। अपनी जान को खतरा आए तो अपनी जान बचाने के लिए, इमीडिएट ट्रीटमेंट लेने के लिए एनकाउंटर स्टेज किए जाते हैं हॉस्पिटल्स के नज़दीक, कि अगर किसी पुलिस वाले को गोली लग गई, जब कुछ हुआ, तो उसको इमीडिएट इलाज मिल सके। ऐसा नहीं हो कि अगर हम कहीं
फिल्म सिटी में जो आर्य मिल्क कॉलोनी के जंगल में कहीं एनकाउंटर होता है और वहाँ पे इंजर्ड हो गए तो हॉस्पिटल लेके जाने में 2 घंटे लग जाएंगे और पुलिस वाला मर जाएगा। तो अपनी ज़िंदगी की इनको बहुत चिंता रहती है कि कहीं सामने वाले ने गोली चला दी और हमें मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी तो वो नज़दीक मुहैया होनी चाहिए। ये एक बेसिक कारण होता है जो हॉस्पिटल के नज़दीक जाके एनकाउंटर स्टेज किया जाता है। आपको याद होगा अमर नायक का मर्डर जो एनकाउंटर हुआ, लोग तो मर्डर कहते हैं, वो जो नायर हॉस्पिटल है अगरीपाड़ा में, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। इस किस्म की और दर्जनों एग्जाम्पल्स हैं जो बड़े बड़े एनकाउंटर हुए वो हॉस्पिटल्स की विसिनिटी में हुए, अस्पतालों के नज़दीक हुए। खैर, तो वो केस हाई कोर्ट में चला और उसके बाद अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि ये जो एनकाउंटर था वो सही था और जो सदा मामा के रिश्तेदारों ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो गलत थे। अब उनके पास इतना पैसा नहीं, इतना असर नहीं, रसूख नहीं, और अरुण गवली ने ये केस लड़ने में उस परिवार की कोई ज़्यादा मदद नहीं की, ये मुझे उसके सोर्सेज ने बताया। उसके बाद वो केस सुप्रीम कोर्ट तक भी गया और वहाँ भी उन लोगों ने वही प्ली लिया, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट से भी केस हारे और आज के दिन तक वो जो सदा मामा और विजय टांडल का जो हादसा है वो रिकॉर्ड में पुलिस एनकाउंटर ही माना जाता है, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ये मैनिपुलेट करनी, कानून को कानून से कैसे तोड़ना है, कानून को कानून से खिलवाड़ कैसे करना है कानूनी तौर पे, ये सब नुक्ते पुलिस वालों को मालूम होते हैं। ये सिलसिला पहले भी चलता रहा है, आगे भी चलता रहेगा। लेकिन वो परिवार जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ उनका क्या हुआ वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन आज के दिन में जो सदा मामा की फैमिली है वो पूना में रह रही है। उसकी बेटी की शादी हुई है, जो 2 दिन पहले मैंने बताया था, गणेश भोसले वकील जो अरुण गवली का खास आदमी था, उसके बेटे के साथ उसकी शादी सदा पावले की बेटी के साथ हुई है। तो वो दोनों भोसले का बेटा और सदा मामा की बेटी हैप्पीली मैरिड वो पूना में रह रहे हैं। और जो इसका बेटा है सदा पावले का, ओमकार उसका नाम है, उसकी भी शादी होगी। ही इज़ आल्सो हैप्पीली मैरिड एंड सेटल्ड। उसका भाई अभी रेलवे में पहले आनंद जो उस गाड़ी में था, उसका जो टीसी था, टिकट चेकर था, वो अपनी नौकरी करते शायद रिटायर हो गया अभी। लेकिन सदा मामा की मेमोरी में वो वाशी और पनवेल में कबड्डी टूर्नामेंट करवाने का, ऑर्गेनाइज करने का काम करता है उसकी मेमोरी में। तो इस किस्म से वो परिवार आज रह रहा है। आने वाले दिनों में इनके परिवार की और कहानियाँ, अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों की और कहानियाँ किस्से लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।